स्वागत है ब्रेक के बाद। वैदिक जी, जैसे कि ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे यही सवाल किया था कि ये मुद्दा सियासत से जुड़ा नहीं रहा, अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। पैसा वापस कैसे आएगा, सवाल ये बड़ा बना है अब। शिवानी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता बैठकर चोचे लड़ाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, इसको मैं बहुत अच्छी बात नहीं समझता हूँ। गुण दोष जरूर प्रकट करने चाहिए, लेकिन इस बात पर खुशी जाहिर करना चाहिए कि एक काम जो पूरा देश होता हुआ देखना चाहता है उसकी शुरुआत तो हो गई। बात ऐसी करना चाहिए कि जिससे शुरुआत जरा तेज़ी पकड़े जी। और इसमें पूरे देश का लाभ है जी। कांग्रेस पार्टी का भी लाभ है। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला है अगर काला धन वापस आ गया तो। जी। कांग्रेस का भी शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। वैदिक जी, लेकिन कहा तो ये जा रहा है नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन कई नाम जो उजागर हो जाएंगे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या सियासत दानों के हो। नाम मानो उजागर हो गए और मान लो कि आधे से ज्यादा नाम कांग्रेसी हैं, तो भी कांग्रेस का क्या बिगड़ना है जी। भाई उसका जितने नाम उजागर हुए, जितना पैसा वहाँ जमा है उसका पूरा टैक्स भर दे, जुर्माना भर दे जी। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। फांसी पे तो कोई लटकने वाले हैं नहीं, कौन बड़ी बात है जी। देश का लाभ ही होगा। और उसके बाद पूरे काले धन की समाप्ति के लिए शायद कांग्रेस विपक्ष में होने की वजह से ज्यादा जोर से काम करेगी, भाजपा ज्यादा जोर से काम करेगी जी। इसलिए कांग्रेसियों को, समाजवादियों को, कम्युनिस्टों को, सबको, और छोटे मोटे जो प्रांतीय दल हैं सबको जुट के इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा मान के सहयोग करना चाहिए परस्पर, और लग जाना चाहिए कि भाई ये काला धन जिससे कि रिश्वतखोरी बढ़ती है, जिससे कि अपराध बढ़ते हैं, ये पूरे देश से खत्म हो। इसलिए एक दूसरे की टांग खींचने की जरूरत ही नहीं। इसे राष्ट्रीय अभियान बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय अभियान बनना चाहिए। प्रेमचंद जी, आपने सारे पार्टियों के नाम गिनाए, लेकिन आपने बीजेपी का नाम नहीं गिनाया। क्यों नहीं गिनाया? आपने मेरी बात सुनी? मैंने भी कहा है आपने मेरी बात सुनी? मैंने भी कहा है कांग्रेस बीजेपी दोनों ही नाम लिए मैंने, तो बाकी नाम तो वैदिक जी ने लिए, मैंने तो दो ही पार्टियों के नाम लिए, क्योंकि आप ही एक दूसरे पर आरोप ज्यादा लगा रहे हो। नहीं, शुरू में वैदिक जी को शुरू में मैं एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आपको याद होगा, पता नहीं उस वक्त आप थे कि नहीं, जब मैंने अपनी बात शुरू की तब मैंने क्या बोला था? मैंने ये कहा था सीताराम केसरी के जमाने से आपको जानता हूं, जब आप भाजपा किला रोड में केसरी से मिलने आते थे, भूल गया, आपने याद करा दिया। मैं आपको उन दिनों से जानता हूं। सुनिए, मैं आपको उन दिनों से जानता हूं जब आप 7 पुराना किला रोड में सीताराम केसरी जी जो पार्टी के कोषाध्यक्ष होते थे, आप उनसे मिलने आते थे, घंटों बात करते थे। मैं तब से आपको जानता हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जब टीवी पर आते हैं, बोलते हैं, तो आप एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में क्यों नहीं बोलते हैं? वही कर रहा हूं। शैली जो है, आपके शब्द, ये प्रवक्ता लोग ऐसा चोंच लड़ाते हैं। प्रवक्ता का काम है पार्टी को डिफेंड करना, लेकिन आपका काम नहीं है किसी पार्टी को डिफेंड करना। मैं देश को डिफेंड करता हूं। इस सवाल का जवाब ना तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, ना वैदिक जी बोल रहे हैं, ना वो गुप्ता जी जो कानून विशेषज्ञ बन के बैठे हैं, कि जिस सरकार को, जिस नेता को 5 महीने हो गए और मैंडेट मिला था, काला धन एक बड़ा इशू था उसके लिए, और खुलेआम जनता को कहा था हम ये करेंगे, और वो उस नामों को छुपा रहा था, कोर्ट को नहीं दे रहा था, हलफनामा देके बोला कि हम नाम नहीं देंगे। एक शब्द जरा इस पर भी तो बोलिए कि कृपया करके, लोग देख रहा है। आपके दर्द को समझ रहा हूं। जाइए, या तो पूर्ण रूप से बीजेपी में आप लोग शामिल हो जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे दर्द को शामिल होना चाहते, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं। सुनिए, मैं आपके दर्द, और देश की जनता भी आपके उस पीड़ा को समझ रही है कि कहां पर चोट लगी है, मोदी जी की छवि कितनी प्रभावित हो गई है। अब देश ये भी देख रहा है आखिर नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी थी कि आपने ब्लैक उनका काला धन वालों का लिस्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया। ये जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी के उन तमाम समर्थकों को भी देना पड़ेगा जो अभी भी बेशर्मी की तरह टीवी पर नरेंद्र मोदी को बचा रहे हैं और जेटली को दोषी ठहरा रहे हैं। जेटली जी की क्या हैसियत है कि अपने मन से कोई हलफनामा दे देंगे क्या? और अगर जेटली जी ने गलत किया है तो जेटली जी को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से बाहर करे। सुनिए, ये आपकी बात में थोड़ा वजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल बेवजन है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम भी उसी तरह खिसिया जाएं जैसे कि कांग्रेसी खिसियाए हुए हैं और बिल्कुल उठपटांग बातें बोलने लगे, तो भाई आपको तो निराश हमको करना पड़ेगा। मैं तो किसी पार्टी के या किसी व्यक्ति के प्रवक्ता की तरह नहीं बोल सकता हूँ। मैं तो अपना प्रवक्ता स्वयं हूँ। और आपने शायद मेरी बात शुरू में नहीं सुनी जब मैंने कहा कि भाजपा या कांग्रेस, कोई भी पार्टी का नेता ये नहीं कह सकता है कि वो ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं करता है। जो खुद अपने जीवन में रोज़ ब्लैक मनी का इस्तेमाल करता है, वो ब्लैक मनी के खिलाफ लठ लेकर कैसे पढ़ सकता है?
हिंदुस्तान के जितने नेता हैं सभी पार्टियों के, कोई अपवाद नहीं है, सबके लिए ब्लैक मनी, काला धन अपने प्राणों से ज़्यादा प्यारा है। काला धन अगर समाप्त हो जाए तो उनकी राजनीति धराशायी हो जाएगी। सब के सब एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसे एक राष्ट्रीय अभियान बनाएं, इसके खात्मे का ऐसा प्रयत्न करें कि सारी पार्टियां मिलकर जुट जाएं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। आप सोचते हैं यही ईमानदारी है, यही निष्पक्षता है, यही पत्रकारिता है, तो ये नहीं है। और आपने कहा कि राजनीति में, तो राजनीति में तो मैं हूँ नहीं, किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूँ नहीं। अगर होना चाहता तो मुझे कौन रोक सकता था? अब से 30 साल पहले ही मैं किसी बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष हो जाता, कौन बड़ी बात थी मेरे लिए? आज से 60 साल पहले जेल गया हूँ, आज से 60 साल पहले मैंने आंदोलन चलाए, मुझे कोई डर नहीं है इस बात। मैं आप ऐसा मत कहिए कि हम किसी, ऐसा मत कहिए कि हम किसी दल का पक्ष ले रहे हैं। हम ईमान की बात कर रहे हैं। हमको किसी दल का, हमको कोई दल कुछ दे नहीं सकता है, हमसे कोई कुछ ले नहीं बातों को चुपचाप सुनाना। आप हमारी ईमानदारी पे शक मत मुझे बोलने दीजिए ना। आप हमारी ईमानदारी पे शक मत से मिलने गए, किस हैसियत से गए? आप बाबा रामदेव के सबसे बड़े प्रवक्ता बने रहे हाल फिलहाल। प्रवक्ता किसी के नहीं है। आपको पहले हमने बोला कि आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। मैं अपना प्रवक्ता हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। सुनिए, मैं किसी पार्टी वार्टी का, किसी व्यक्ति का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं अपना प्रवक्ता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं। पतंजलि योग पीठ और बाबा रामदेव अपनी बात कहता हूं। सुनिए, बाबा रामदेव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपना प्रवक्ता हूं। एक सेकेंड सुनिए, मैं जानता हूं आप बहुत बड़े आदमी हैं, नहीं, लेकिन आप प्रवक्ता बन के आते रहे हैं। आप बाबा रामदेव जी को डिफेंड करते रहे सभी टीवी चैनल्स पे। आज आप मुझे बाबा रामदेव का प्रवक्ता कह रहे हैं। करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आ गई, ये आप नहीं बता रहे। आप नौजवान हैं प्रेमचंद जी। आज ये इस देश में अगर ये फैशन, एक सेकंड मैडम शिवानी जी, एक सेकंड, अगर इस देश में यह फैशन चलेगा कि जो जितना बड़ा काला धन रखने वाला है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो ईमानदारी की बात करेगा और लोगों को ईमानदारी की पाठ पढ़ाएगा, तो अब देश इन चीजों को समझ रहा है। क्या मेरे पास काला धन है? परिवर्तन प्रेमचंद जी, आप मेरे पास काला धन है? प्रेमचंद जी खुद ही कह रहे हैं, बेईमानों के समर्थन से सत्ता में आकर बेईमानों को बचाना चाह रहे हैं। प्रेमचंद जी खुद ही ये बात खुद ही कबूल कर रहे हैं कि देश सब समझता है, देश समझता है। आपने परिवर्तन ने कितना बड़ा देख लिया। आप फिर ये कहेंगे कि आप लोग बीजेपी की बात करते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता यहाँ पर की जा रही है और सिर्फ जो बातें हैं वो सामने रखने की कोशिश की जा रही है। आपके शासनकाल में क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, और हम तो बात ये कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। मैं नहीं बात कर रहा हूं शिवानी जी, मैंने किसी चैनल के बारे में बात नहीं किया है। मैं मीडिया के उस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं शिवानी जी, जो पूरा भोंपू लेके दिन भर मोदी 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 करते रहे, आज भी कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर चैनल। प्रेमचंद जी, मीडिया पे खर्चा आपने भी बहुत किया है, क्यों प्रचार नहीं किया कर पाई? आप खुद मानते हैं इस बात को। आपकी पार्टी के बड़े नेता खुद ये कहते हैं कि हमने तो मीडिया मैनेजमेंट भी रखा था, लेकिन हम उस तरह से अपनी बात को नहीं रख पाए। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी प्रेमचंद जी, और आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको खुद हमने शामिल किया है, चीजों को परोसना आता है। प्रेमचंद जी, आप खुद ही ये कह रहे हैं कि मोदी का गुणगान करते हैं सब। आपको भी तो बुलाया है हमने इस डिस्कशन में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर हम एक पक्ष की बात कर रहे होते तो शायद आप हमारे बीच में अभी नहीं होते। काले धन खाता धारकों के नाम कोर्ट को बताने के बाद अन्ना हजारे ने सरकार पर निशाना साधा और ये भी कहा है कि 100 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन अभी तक किसी देशवासी के खाते में 1 रुपए भी नहीं आए, जबकि सपने तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे ये दिखाए गए थे। तो अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नाम जानने से क्या, काला धन कब आएगा? बड़ा सवाल तो ये है। देश का काला धन स्विस बैंक और कई देश के बैंकों में छुपा हुआ है। वो काला धन वापस लाने के लिए लोकसभा इलेक्शन में श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टियों ने जनता को आश्वासन दिया है, हम जल्दी से जल्दी ये काला धन लाएंगे, 100 दिनों के अंदर लाएंगे। लेकिन अभी 150 दिन बीत गया। अभी 3 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है, 8 लोगों के नाम जाहिर हो गए, लेकिन यादी तो बहुत बड़ी लंबी है। ये जनता के सामने कब आएगी? आपने आश्वासन दिया था
कि 100 दिन के अंदर ये काला धन वापस लाएंगे और भारत के हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा उनके डिपॉजिट होगा। तो जनता तो बड़े आशा से देख रही है कि वो कब आ रहे पैसे, और 3 नाम और 8 नाम और 10 नाम ये डिक्लेयर करना तो हो सकता है कई साल बीत जाएंगे। फिर 100 दिनों के अंदर सब काला धन वापस आना, ऐसे जो आश्वासन दिया है, ऐसे गति से अभी आगे बढ़ना जरूरी है, ऐसे हमें लगता है। हमारे देश विकास जी, अन्ना हजारे सही बात कह रहे हैं कि नामों से हमें क्या, वो तो सरकार का काम है, कानून अपना काम करेगी, कोर्ट में जब ये मामला है वो क्या कार्रवाई करती है, क्या सजा देती है, वो कोर्ट देखेगी। लेकिन काला धन वापस कब आएगा, और जो वादे किए गए थे 100 दिन के भीतर ही 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे। शिवानी जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और जो शायद इस सुबह से इतने घंटों की चर्चा का निष्कर्ष भी निकला कि क्या नामों की खुलासा से ही सब कुछ हो जाएगा, या उसकी मैं एक चीज़, ये अभी मैं वैदिक साहब से भी बात कर रहा था कि शायद वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब भी ये बात उठी थी कि काला धन बाहर से वापस आएगा, बोफर्स का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक पिछले 50 साल में जहाँ ये बात उठी है कि देश के बाहर बैंकों में देश का काला धन जमा हुआ है, उसे वापस लाने की जो प्रक्रिया इस समय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बारी SIT का गठन करके अब उसमें जो एक टाइमलाइन फिक्स करी है, शायद वो महत्वपूर्ण कदम है। आज पॉलिटिकल पार्टीज अपने इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना करके भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देश का जो युवा है और जो पढ़ा लिखा तबका और बाकी सब लोग हैं वो इन सब बातों को समझ रहे हैं। आप भले ही उसको कांग्रेस का या भाजपा का अपना कि आपने नहीं किया, आपने किया, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, ये महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। इसे मुद्दे से भटकने के लिए इन पॉलिटिकल पार्टियों की प्रवक्ताओं की ये बात है कहने की कि जी आपने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो भी अपनी बात, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देम, लेट देम डिफेंड, वी विल डू आवर जॉब। आज एक देश के नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ लॉयर ऑफ दिस कंट्री, ये बात है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अब टाइमलाइन करी है, मुझे पूर्ण विश्वास है रुपया आए या ना आए वो एक अलग पहलू बनेगा शिवानी जी, की दूसरी सरकारें, वहाँ की सरकारें जिनकी अर्थव्यवस्था भारत के जमा हुए हुए धन से चल रही हैं, वो किस तरह से कोऑपरेट करेंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ दैट मनी। बट जहाँ तक अगर प्रोसिक्यूशन की बात है, उन इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में आप इन जो चेहरे हैं इन पे से धूल साफ होती हुई देखेंगे, एक देश में नया बदलाव आएगा, और ये बदलाव एक देश की युवा जनता भी चाहती है। प्रेमचंद जी, अन्ना हजारे की बात को सुनकर आपको भी थोड़ी तसल्ली हुई होगी कि नामों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पैसा हमारा है, वो वापस आना चाहिए। और बात ये नहीं है कि वो बीजेपी का है, सियासी पार्टियों का है, बिजनेसमैन का है, किसी का भी पैसा भारत का गया है, वो वापस आना चाहिए। देखिए, अन्ना जी ने बहुत सही बात कही है, मैं भी इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन पर्पस बीजेपी गवर्नमेंट का क्या दिखता है? आप जेटली जी के उन बयानों को देखिए जो पिछले 10-12 दिन में बार बार आए हैं कि कांग्रेस पार्टी शर्मिंदा हो जाएगी। मैंने कांग्रेस के प्रति इतनी चिंता जेटली जी को हो गई कि कुछ नाम ऐसे आएंगे जिससे उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो हर चीज़ को पॉलिटिकलाइज करना, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हितों का मामला है, हमारा पैसा है, बाहर चला गया, उसे वापस लाना है, लोगों के बैंक खाते में पैसे चले जाएंगे, क्या क्या सपने नहीं दिखाए, अब आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, नाम नहीं बता रहे थे, आप उसमें कह रहे थे कि अमुक पार्टी का नेता का नाम आ जाएगा। तो ये जो पॉलिटिक्स करना है ऐसे मुद्दों पर, उससे परहेज करना चाहिए। आप जनता को कुछ कुछ कह के वोट ले आए। वैदिक जी का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि चुनाव में कुछ और कही जाती है, अब मैं क्या बोलूं, अब इतने बड़े पत्रकार हैं, मैं गलत कह रहा हूं, नहीं है, मैंने गलत क्या है, अगर मैंने गलत मीटिंग में कुछ प्रेमचंद जी एक बात बताइए, जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है वही वादे तो पूरे किए नहीं जाते हैं। किसी भी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठाकर गरीबी हटाओ का तो फिर मैनिफेस्टो क्यों कितने सालों से चला, कौन हटा? मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी की आत्मा होती है, मैनिफेस्टो एक आत्मा होती है। हम जनता के बीच में ये कहते हैं कि देखो हम ये करने वाले हैं जी, आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी। तो चलिए, प्रेमचंद जी भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन विकास जी, जब आप ये हवाला देते हैं कि भाई हम सारे नाम उजागर नहीं कर सकते हैं, 3 का नाम आपने उजागर करके सनसनी फैला दी कि सरकार बहुत गंभीर है, और इसी बात को लेकर सरकार की ही भूमिका संदिग्ध हो गई है। जब आप सारे नाम उजागर नहीं कर सकते, तब आप संधि का हवाला देते हैं, फिर 3 नामों में क्यों नहीं? देखिए, यहाँ मैंने एक चीज़ थी कि ये हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में आया, ये कहीं ना कहीं त्रुटि है सरकार की। यहाँ मैं आई विल एडमिट दिस पॉइंट कि कहीं ना कहीं
लीगल एडवाइस या एरर ऑफ जजमेंट रहा सरकार का कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 जुलाई 2011 की जो एफिडेविट लगाया गया, और ये 3 सिलेक्टिव नेम्स की आप मीडिया में जी बिल्कुल विकास जी,